Hello everyone, welcome to new video of this chapter. In this section we will discuss about the types of vibrations. Mainly in this chapter, in 10th ICSE class, we will discuss about natural, damped and forced vibration and the resonance. Okay. In previous video, we have discussed about the reflection of sound and echo, and we have done a separate video on the numerical of that section. Now we will proceed to our video. First things we have to discuss about natural vibration. Natural vibration होता क्या है? हम जानते हैं जैसे नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है? एक पीरियोडिक वाइब्रेशन है किसी बॉडी का इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, किसी बॉडी पे जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बस उसका रिस्टोरिंग फोर्स उस पर काम कर रहा हो, तब हम उस वाइब्रेशन को क्या कहेंगे? नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन कहेंगे। ठीक है, और इसमें होता क्या है? नेचुरल वाइब्रेशन में उसका पीरियड, मतलब उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे। ठीक है, आगे क्या है? नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है कि उसमें हमने पहले देख लिया कि उसमें है क्या, बस रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स की बात हुई थी, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करना है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लग रहा हो उस पर, कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रहा हो हमारे सराउंडिंग मीडियम की वजह से, उस पर सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा हो। ठीक है, और ये ऐसा पॉसिबल कब है? जब हमारे पास वैक्यूम की कंडीशन हो। ठीक है, वैक्यूम कंडीशन मतलब उसके आसपास कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, क्योंकि अगर कोई मीडियम प्रेजेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस ऑकर करेगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह जाएगा और धीरे धीरे वो डैम्प कर जाएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो हम उसे नेचुरल वाइब्रेशन नहीं कहेंगे, उसे डैम्प्ड वाइब्रेशन कहेंगे। इसलिए कंडीशन क्या होनी चाहिए नेचुरल वाइब्रेशन के लिए कि बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ रजिस उसका रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा हो, एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट वर्क ऑन इट। इट मीन्स वी हैव टू एग्जीक्यूट नेचुरल वाइब्रेशन ओनली व्हेन restoring force are present and the medium is absent, that is in vacuum. Okay, next we will discuss about some examples. First example is about simple pendulum. Simple pendulum में क्या होता है? एक बॉब है, उससे हम एक मास अटैच किया और उसको हम एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाकर उसे लीव कर देता है। लीव कर देते हैं, वो क्या करेगा? अगर वो नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन करा, मतलब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है वहां पे, कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, बस एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, अपने एम्पलीट्यूड कवर कर लेगा, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स करेगा उसके मीन पोजीशन की तरफ आने के लिए, और वही क्या करेगा? उसको इस तरफ ले जाएगा। ठीक है, और ये इनके बीच में क्या ऑसिलेट करता रहेगा, और ये इन्फानाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि इस पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा? जब वैक्यूम में हम रहेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होता है? 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। अगर टाइम पीरियड की बात करें 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है रूट जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट एल के। ठीक है, मतलब लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेंथ कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे चलता है। कुछ केसेस हैं, इसमें है क्या? अगर लेंथ 1 मीटर हो, मतलब ये स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर हो, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, जो हम मान के चलते हैं। जी की वैल्यू चेंज करती रहती है, वेरिएशन ऑफ जी हमने पढ़ा है क्लास 9 में। ठीक है, तो होगा क्या? जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 0.5 हर्ट्ज आएगी। ठीक है, आगे चलता है। स्प्रिंग स्प्रिंग मास सिस्टम में इसमें है क्या? एक स्प्रिंग रहेगा, उसे हम एक मास एम अटैच किए हुए हैं। ठीक है, मास एम अटैच किए हुए हैं, इसको अटैच करेंगे तो क्या नीचे आएगा? ठीक है, थोड़ा सा नीचे हम करेंगे। ठीक है, तो करेगा क्या? वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, मतलब ये ऑसिलेट करेगा, मतलब एक ने मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन तब तक करेगा, कब तक करेगा? इनफाइनाइट टाइम तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, बस रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये सारी बातें नेचुरल वाइब्रेशन में हो रही हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। के क्या होता है? के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। फोर्स कांस्टेंट होता है, और यही क्या करता है? उसको मीन पोजीशन की तरफ क्या मूव कराता है। ठीक है, के क्या होता है? अगर के को डिफाइन करने की बात है तो क्या होता है? के ऑफ अ स्प्रिंग इज द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ का एक्सटेंशन अगर हम उसे उस स्प्रिंग में हमें एक्सपेंशन कराना है, तो हमें के बराबर फोर्स लगाना होगा, उसे कहेंगे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, मतलब कोई बहुत हैवी स्प्रिंग है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसका के का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पेन जो टिच टिच वाला पेन आता है उसका जो स्प्रिंग है उसकी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, उसका एक्सटेंड करना थोड़ा सा फोर्स लगेगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, इतना एक्सटेंड हो जाएगा वो अपने शेप को ही लूज कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं। ट्यूनिंग फॉग का केस है। ट्यूनिंग फॉग ये क्या है, ये ट्यूनिंग फॉग है। जब ट्यूनिंग फॉग को हम क्या करेंगे, किसी एक रबर पैड पे हम उसे स्ट्राइक करेंगे तो होगा क्या, उसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वाइब्रेशन क्या करेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म करेगा एयर में, जो एयर के डिस्टर्बेंस की वजह से हमें एक वाइब्रेशन की साउंड सुनाई देगी। वो साउंड क्या होगा, सिंगल फ्रिक्वेंसी होगा, मतलब उसे प्योर नोट कहते हैं। ठीक है, जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसे प्योर नोट कहा जाता है। आगे है क्या, हर टोंग का या कह सकते हैं हर फॉग का क्या होगा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगा और उसकी वो क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। आगे जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, सोनोमीटर हो गया, वायलिन हो गया, इसमें होता क्या है कि जब एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा जाता है तो वो क्या करता है, नेचुरल उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी उस डिपेंड करती है स्ट्रिंग का लेंथ होता है अलग अलग, स्ट्रिंग का क्या होता है, टेंशन अलग अलग होता है, और स्ट्रिंग का क्या होता है, रेडियस अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो वैरी करता रहता है। ठीक है, अ, कह सकते हैं कि जो इसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है, इसमें एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू 1/2 एल अंडर रूट, ये टी क्या है, टेंशन है, टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा डी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डी। हम्म, इसमें क्या हम देख रहे हैं, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एफ किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। ठीक है, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तीन चीजें हैं जिसपे इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करी है इंस्ट्रूमेंट के केस में। जो पाई आर स्क्वायर डी होता है ये क्या है, ये कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, मतलब वो जो स्ट्रिंग होगा उसका यूनिट लेंथ में कितना मास है वही क्या कहलाता है, मास पर यूनिट लेंथ कहलाता है। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे तो 1/2 एल हो जाता है अंडर रूट टी अपॉन एम हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम यही लेके चलते हैं क्योंकि रेडियस में भी डिपेंड करता है और रेडियस चेंज होता रहता है, तो कैलकुलेशन हो जाता है, डायरेक्ट फार्मूला ही हम यूज करते हैं। आगे पियानो। पियानो में क्या होता है, जो कीज होते हैं उससे अटैच जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग का अलग अलग क्या होता है, रेडियस होता है, उसका अलग अलग लेंथ होता है, तो सबकी हर स्ट्रिंग की एक अलग नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और वो अलग अलग क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस वजह से क्या, हर जब कीज को प्रेस करते हैं तो क्या अलग अलग आवाज उसमें से आती है। पियानो आप सर्च करके देख सकते हैं पियानो कैसा होता है। ठीक है, और नहीं देखना चाहें तो हम दिखा दे रहे हैं कैसा होता है पियानो। इसमें क्या होता है, इसमें ये तो कीज है, उसके आगे क्या होता है, यहाँ छोटी पतली पतली क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। सबका क्या लेंथ अलग अलग होता है, सबका थिकनेस अलग अलग होता है, जिससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये पियानो का केस होता है। आगे चलते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी का नेचर क्या होता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ लिए कि कोई बाहरी फोर्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स लगे और उसका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स हो। ठीक है, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे क्या कहेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे। ठीक है, आगे क्या है, और ऐसा ऑकर कब होगा, जब वॉक्यूम वॉल्यूम वैक्यूम, ठीक, कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो, वैक्यूम में ही क्या होगा, ऐसा नेचुरल वाइब्रेशन हम पा सकते हैं। ये ग्राफ में क्या, वाइब्रेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, जैसे ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से कितना एक तरफ जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, वही डिस्प्लेसमेंट भी इसमें बोला गया, और टाइम इस पर लिया गया है। ठीक है, जिसका वेरिएशन दिया गया, ये कॉन्स्टेंटली इन्फानाइट तक चलता रहेगा अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट क्या करे, एक पीरियोडिक वाइब्रेशन कर रहा हो तो उसका धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। और ये रेजिस्टिव फोर्सेस क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या, मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जब आगे टकराते हैं तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑसिलेटिंग बॉडी होता है वो अपना एनर्जी क्या करता है, लॉस करता रहता है। ठीक है, ठीक, इस वजह से क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, मतलब जो मीडियम का है उसका डेंसिटी अलग है। ठीक है, कोई मीडियम रहेगा उसकी डेंसिटी अलग रहेगी, विस्कोसिटी अलग है, इस वजह से क्या होता है उस पर
वेरिएशन आता रहता है और उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है, उसे कहते क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, डैम्प्ड वाइब्रेशन में दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं बॉडी पे। कौन कौन से फोर्स? पहला तो क्या, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ही। ठीक है, बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे, और दूसरा क्या, फ्रिक्शनल। ठीक है, फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स, ये कौन से फोर्स हैं? जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब बात आती क्या है कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऑसिलेट करते 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 क्या रुक जाता है, रुक क्यों जाता है? ठीक है, वो क्या करता है, अपने एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, मतलब अपने काइनेटिक एनर्जी को क्या हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या लूज करता रहेगा। ठीक है, मतलब अपने एनर्जी को सराउंडिंग मीडियम के थ्रू क्या करेगा, अपने एनर्जी को लूज करेगा। और वो कितना लूज करेगा वो डिपेंड करेगा कि मीडियम का नेचर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका विस्कोसिटी कैसा है। ठीक है, इन सारी चीज़ पर डिपेंड करेगा। वाइब्रेटिंग बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी वाइब्रेटिंग बॉडी है तो वो ज़्यादा उस पर रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डाउन होगा और वो रुक जाएगा। यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या धीरे 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 क्या डाउन हो रहा है, धीरे धीरे क्या वो स्टॉप ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे डैम्प्ड वाइब्रेशन के। जैसे हम जानते हैं क्या, सुबह कभी मॉर्निंग में फूल तोड़ने गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके ब्रांच को क्या करते हैं, पकड़ के नीचे करते हैं, फूल को प्लग करते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, जो स्लिम ब्रांच होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, वाइब्रेट करती है, मतलब ऑसिलेट करती है। ठीक है, ऊपर नीचे होती है और फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि बहुत सारे उसमें क्या अलग अलग रेजिस्टिव फोर्स लग रहे होते हैं, इस वजह से क्या होती है, वो रुक जाती है। आगे क्या, ट्यूनिंग फॉक का। ट्यूनिंग फॉक को जब हम रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर तो क्या वाइब्रेट करेगा, फिर धीरे धीरे क्या एयर कॉलम को वाइब्रेट करते 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 वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है मीडियम के पार्टिकल के साथ। ठीक है, जो पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे उससे एनर्जी पाएंगे, वो मूव करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी अपना लूज किया। ठीक है, आगे क्या, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर। सिंपल पेंडुलम को हम ऑसिलेट कराएंगे। ठीक है, उसको जब हम ले जाकर उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे या कह सकते हैं एक पॉइंट पे जाके छोड़ेंगे तो वो क्या ऑसिलेट करते 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 रुक जाएगा। ठीक है, आगे क्या, वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग हैविंग मास एंड एट इट्स एंड इन एयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या मूव करते करते ऊपर नीचे होते होते रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रेसिस्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलता है। आगे क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, आगे क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है? फोर्स्ड वाइब्रेशन देखें, अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मीडियम में ऑसिलेट कर रही है तो उस पर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे, वो धीरे धीरे डैम्प कर जाएगा, मतलब डैम्प वाइब्रेशन हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रुके ना, कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करता रहे हमारे मीडियम में, तो उसे क्या एक फोर्स्ड पीरियोडिक, मतलब कह सकते हैं कि एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम उसे देते हैं ताकि वो वाइब्रेट करता रहे। ठीक है, मतलब क्या है कि जब बॉडी फोर्स वाइब्रेशन में होती है तो उस पर तीन फोर्सेस, पहले क्या, डैम्प में दो ही फोर्स काम कर रहे थे। पहला क्या, पहला क्या था, पहला था रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग। दूसरा क्या था, फ्रिक्शनल। दूसरा क्या था, फ्रिक्शनल था। लेकिन यहाँ पे फोर्स में तीसरा भी आ जाएगा, क्या, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पीरियोडिक, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, जब बॉडी फोर्स वाइब्रेशन करेगी तो ये तीन फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं उस बॉडी पे। ठीक है, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे तो वो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी को छोड़ देगा, नेचुरल वाइब्रेशन को छोड़ देगा, और वो फोर्स्ड, ठीक है, जो हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स पीरियोडिक फोर्स मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और जो फोर्स ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाता है उसे ही क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, आगे आते हैं सिंपैथेटिक वाइब्रेशन क्या होता है। सिंपैथेटिक वाइब्रेशन क्या है, मतलब जो बॉडी धीरे धीरे डैम्प होगी उस पर जब हम एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो वो अपने नेचुरल वाइब्रेशन को छोड़ के उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ क्या करता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो वो जो वाइब्रेशन वो टेक ओवर करता है उसे क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या है। पहला क्या है कि व्हेन अ स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ टॉप ऑफ टेबल। ठीक है, हम ट्यूनिंग फॉर्क को लिए बहुत तेज से किसी रबर पैड पे क्या स्ट्राइक किए। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, उसको अटैच करेंगे उसके स्टेम से टेबल पे। तो क्या होगा, जो जिस फोर्स
जिस वाइब्रेशन के साथ, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट कर रहा होगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस टेबल में आ जाएगा। टेबल में मतलब टेबल का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक बड़ा एयर कॉलम क्या उस पे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन क्या करेगा, हमें ज़्यादा सुनाई देगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उस तरीके से सुन पाएंगे। आगे क्या है, जैसे किसी माइक्रोफोन का या साउंड बॉक्स का, ठीक है, साउंड बॉक्स को देखें अगर ध्यान से, तो जैसे जैसे गाने का लैरिक्स आता है, ठीक है, जब जैसे जैसे गाने की म्यूजिक रहती है, हाई लो, ठीक है, ऊपर नीचे जो भी होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो उसका डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। मतलब कोई स्पीच हो रहा हो, जैसे स्कूल में स्पीच हो रहा हो, प्रिंसिपल स्पीच दे रहा है, अगर आप साउंड बॉक्स के पास खड़े हो, ध्यान से देखें, जब जब प्रिंसिपल बोलेंगे तब तब क्या होगा, उस साउंड बॉक्स में जो उसका डायफ्राम ब्लैक कलर का होता है वो क्या वाइब्रेट करेगा, ठीक है। आगे क्या है, जो आर्टिस्ट होता है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट अगर बजा रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे गिटार है, तो क्या गिटार में अलग अलग स्ट्रिंग्स होती हैं, 6-7 होती हैं, लगभग इतनी ही होती हैं, और हर स्ट्रिंग की क्या लेंथ अलग है, हर स्ट्रिंग का रेडियस अलग है, ठीक है, मतलब थिकनेस अलग है। तो इस वजह से क्या होता है, सबकी अलग अलग क्या है, वाइब्रेशन है, ठीक है, सॉरी, सबकी अलग अलग क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। लेकिन क्या होता है, जो आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, अपने फिंगर से क्या करता है, उसको प्लग करता है और एक फोर्स्ड वाइब्रेशन उसको देता है। और जो उसमें हॉलो बॉक्स में जो एयर इंक्लोज होता है, उसमें क्या होता है, उस फोर्स वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो भी वाइब्रेट करने लगता है, जैसा फोर्स वो आर्टिस्ट लगा रहा होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे फोर्स वाइब्रेशन की, ठीक है। डिफरेंसेस एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देख लेंगे एक शॉर्ट्स वीडियो में कि क्या डिफरेंस है नेचुरल में, डैम्प में और फोर्स्ड में, ठीक है। तो रेजोनेंस की बात करें, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस में। रेजोनेंस क्या है, एक स्पेशल कंडीशन, हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब हम एक कंसिडरेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक ओरिजिनल बॉडी है, ओरिजिनल मतलब जो हमारे पास है, सारी ओरिजिनल होती है, कोई डुप्लीकेट नहीं लेना। उसका फ्रिक्वेंसी कितना है, एफ है, ठीक है। वो अपना ऑसिलेशन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, धीरे धीरे वो रुक जाएगा क्योंकि डैम्पिंग होगी। तो उस डैम्पिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक फोर्स लाए। पीरियोडिक फोर्स तो क्या हम फोर्स वाइब्रेशन में भी ला रहे थे। अब मान लेते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एन, ठीक है। अब दो कंडीशन आती हैं, इफ एन इज इक्वल टू एफ, और दूसरा क्या, एन डज नॉट इक्वल टू एफ। अगर जो एन है, मतलब जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जेक्ट उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ये नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो गया, तब क्या होगा, रेजोनेंस ऑकर होगा। रेजोनेंस क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है, वाइब्रेशन उसकी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, तब क्या होगा, उसमें अ, एक इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी मतलब उस ऑब्जेक्ट की बॉडी में, जिसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये सिंपल क्या हमारा फोर्स वाइब्रेशन का केस आ जाएगा, ठीक है, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का केस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हो गया, ये फोर्स वाइब्रेशन, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक स्पेशल टाइप का फोर्स जहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर रहता है, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कंडीशन हमने देख लिया। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हम अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, जो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, उसका वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी जो हो, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, एग्जैक्टली इक्वल हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हमारा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी रेजोनेंस ऑकर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आगे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है रेजोनेंस के। डेमोन्स्ट्रेशन में पहला डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, एक ट्यूनिंग फॉर्क का, रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर्क। इसमें है क्या कि एक ईयर बॉक्स ले लेता है, ठीक है, उस पे क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क रख देता है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क रख देता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ही है। दूसरा साउंड बॉक्स ले लेता है, साउंड बॉक्स या कह सकते हैं कि साउंड बॉक्स ही कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। हम क्या किए, इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्या किए, स्ट्राइक किए रबर पैड से, फिर उसके ऊपर इस पे प्रेस कर दिए। प्रेस करेंगे क्या होगा, इस साउंड बॉक्स में क्या जो एयर होगा वो क्या करेगा, इसके फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, ठीक है। वाइब्रेट करते करते क्या होगा, यही एयर कॉलम क्या होगा, इसमें भी आएगा,
ठीक है, अपने सराउंडिंग मीडियम को वाइब्रेट करते हुए सेम फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, स्टर्निंग फॉर्क में क्या होगा, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, और फिर जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी तो इसमें एक इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, ये दोनों वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। ठीक है, और एक लाउड साउंड हमें सुनाई देगा। दूसरा क्या है, पेंडुलम का केस है। पेंडुलम मतलब हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, रिजिड सपोर्ट में कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं क्या, कि ये चार अलग अलग पेंडुलम है। ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, चौथा वाला ये है। तो मान लेते हैं ए और बी क्या है, सेम लेंथ का है। ये सी है और ये डी है। हम क्या कि ए को या बी को ही मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं, हमने अपनी तरफ खींचा और छोड़ दिया, मतलब ये क्या किया, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये अपना फ्रीक्वेंसी क्या शेयर करेगा ए के साथ, और ए भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि लगभग दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, लेंथ सेम है। ये अपने एनर्जी को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, एनर्जी को क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर करेगा मतलब कि दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, बस डिफरेंस ये है कि जो जब बी का मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो ए का क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। क्यों होगा, कि क्योंकि वो अपने एनर्जी को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, देखेंगे कि जो ए का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, बी का कम होगा, और ऐसे ही प्रोसेस क्या चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा धीरे धीरे। और कह सकते हैं कि जो ए का वाइब्रेशन है, ठीक है, इन द फेज ऑफ दैट ऑफ बी, ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम फेज में हो जाएगा। फेज मतलब कि वो अपने अदर किसी भी साइड में क्या एक सेम टाइम पे होंगे। ठीक है, आगे क्या है, सी और डी में क्या वाइब्रेशन तो होगा, लेकिन उतना एज सच नहीं होगा। ठीक है, एज कंपेरिजन टू ए और बी। ठीक है, ए और बी में जितना वाइब्रेशन उसके कंपैरिजन में तो क्या कम ही होगा, सी और डी में। और हम जानते भी हैं कि पेंडुलम केस में फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फॉर्मूला, एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। ठीक है, एल पर डिपेंड करेगा, एल कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एल ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। ऐसे ही कुछ एयर कॉलम में भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं, पेंडुलम का वाइब्रेशन देख लिया। मशीन पार्ट्स का क्या है, जैसे कोई व्हीकल हो, जैसे जैसे वो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके जो सिलेंडर होते हैं, पिस्टन होते हैं, वो मूव करना स्टार्ट, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, तो उसी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या होता है, जो और बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है, गाड़ी के, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसी में से कोई बॉडी पार्ट ढीला हो, उसका स्क्रू ढीला हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्क्रू निकल जाता है। होता है कभी कभी ऐसा। आगे क्या है, रेजोनेंस स्ट्रिंग एंड साउंड बॉक्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सोनोमीटर। तो कह सकते हैं कि जैसे कोई साउंड बॉक्स है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का ही केस ले लेते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का, गिटार का ही केस ले लेते हैं। जब हम स्ट्रिंग को क्या प्लग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो साउंड बॉक्स में क्या, उसके फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, आगे क्या, एयर कॉलम एंड टर्निंग फॉर्क। ठीक है, आगे क्या है, रेजोनेंस इन ब्रिज। ठीक है, ब्रिज में क्या है, ब्रिज में क्या है कि जैसे जब ट्रुप्स जो होते हैं, मतलब कि जब आर्मी के ट्रुप्स, मतलब एक टुकड़ा है, टुकड़ी है आर्मी की, मतलब 20 25 30 लोग रहते हैं एक ट्रुप में, वो क्या एक सस्पेंशन ब्रिज पार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना स्टेप्स को क्या ब्रेक करने के लिए बोला जाता है। देखते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं जनरली कि जब वो मार्च कर रहे होता है तो उनका जो फुट स्टेप होता है वो सेम होता है, सबके पैर एक साथ नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब सस्पेंशन ब्रिज पार करने की बात आती है तो कहा जाता है क्या, कि अपने स्टेप को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है, कि अगर वो अपने स्टेप को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो सस्पेंशन ब्रिज का फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो मैच करने लगा, सेम फेज में आ जाएगा उनके जो स्टेप का फ्रिक्वेंसी उसके। ठीक है, तो अगर उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, किसके, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप्स ऑफ सोल्जर, तब क्या होगा कि जो हमारा सस्पेंशन ब्रिज होगा एक फुल एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट केस है रेजोनेंस ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स। रेडियो का एक सिंपल सा केस ले लेता कि जो रेडियो में अलग अलग एफएम चैनल्स होते हैं, जैसे 91.9 है, 93.5 है, 100.5 है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे होते हैं। तो वो क्या है, हर्टर्स होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, वैसे ही क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या कैच करेगा, वो हमें सुनाएगा। ठीक है, तो ये तो रेडियो केसेस हो गए। वैसे ही क्या हो गया, टीवी में भी होता है। क्या होता है टीवी में, कि जैसे जैसे हम चैनल चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे हम चैनल चेंज किए तो चीज़ें बदल जाती हैं। क्यों,
क्योंकि हर चैनल में क्या होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी होता है। जैसे ही हम चैनल चेंज करेंगे, ठीक है, तो जो रिसीवर होता है, टीवी रिसीवर जो एंटीना ऊपर लगा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कैप्चर करता है, और वो उसे शो कराता है। ठीक है, तो ये तो रेजोनेंस के केसेस होते हैं रेडियो और टेलीविजन में। यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।